नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन। मैं हूं दिनेश साहू। ठीक है दोस्तों, और हम अध्ययन कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, तो दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने संविधान सभा की बात की थी। ठीक है, और संविधान सभा के अंतर्गत दोस्तों हमने देखा था सबसे पहले, ठीक है, कि जब अंग्रेज़ों के द्वारा समय समय पर तमाम तरीके के एक्ट लाए जा रहे थे, ठीक है, उसी सेम टाइम पे भारतीयों द्वारा भी संविधान सभा की मांग की जा रही थी। तो हमने देखा था कब कब भारतीयों द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। उसके अलावा दोस्तों हमने देखा था, ठीक है, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, ठीक है, फिर उसका चुनाव कैसे हुआ। तो ये लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक की बात कर ली थी। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों संविधान सभा के अंतर्गत, ठीक है, कि आगे की जो कार्यवाही है चुनाव के बाद की, ठीक है, संविधान सभा की, हमारे संविधान का निर्माण कैसा हो, तो आज हम ये कार्यवाही देखेंगे। उससे पहले दोस्तों लास्ट लेक्चर का हम थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा था दोस्तों सबसे पहले 1994-95 में, है ना, बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम स्वराज विधेयक के माध्यम से, स्वराज विधेयक के माध्यम से सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की। ठीक है, सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की। उसके बाद दोस्तों 1922 में महात्मा गांधी ने, ठीक है, अपनी एक पत्रिका हरिजन नामक पत्रिका में एक बात कहते हैं कि भारतीयों के लिए एक संविधान हो, ठीक है, जिसका निर्माण भी स्वयं भारतीय करें। ठीक है, तो ये दो बातें हो गई। इसके बाद दोस्तों आता है 1924 का टाइम। ठीक है, 1924 में दोस्तों स्वराज पार्टी द्वारा पहली बार संविधान सभा की मांग की जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों 1934, ठीक है, कम्युनिस्ट जो आंदोलन है उसके जनक, ठीक है, कम्युनिस्ट आंदोलन के जनक मैंने आपको लास्ट में कौन थे, एम एन रॉय। तो दोस्तों इनके द्वारा संविधान सभा की मांग की जाती है। ठीक है, 1934 में औपचारिक रूप से। ठीक है, औपचारिक रूप से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमने देखा था 1935 में कांग्रेस के द्वारा पहली बार संविधान सभा की मांग की जाती है। ठीक है, फिर 1936 में जवाहरलाल नेहरू इसमें एक चीज़ ऐड कर देते हैं कि ठीक है, एक हमारे लिए एक संविधान सभा हो जिसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार के द्वारा हो। तो ये कुछ बातें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी दोस्तों। ठीक है, समय समय पर जो भारतीयों द्वारा मांग की गई थी। अक्सर ये जो सेंटेंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए पढ़ाई की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हमने ये देखा था भारतीयों द्वारा तो मांग की जा रही थी, ठीक है, परंतु अंग्रेजों द्वारा इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लिया जा रहा था। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा अभी तक कोई भी ऐसी बात नहीं होती है कि भारतीयों के लिए कोई संविधान सभा हो या संविधान हो। ठीक है, परंतु दोस्तों हमने देखा था 1939 के टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है और जो अंग्रेज होते हैं उनको भारतीयों की इसमें ज़रूरत होती है। ठीक है, भारतीयों की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो उसी कारण से दोस्तों अगस्त प्रस्ताव लेकर आते हैं, ये अगस्त प्रस्ताव लेकर आते हैं 1940 में। ठीक है, और पहली बार संविधान सभा की बात करते हैं, ठीक है, भारतीयों के लिए। परंतु दोस्तों कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में कुछ मतभेद होते हैं या फिर इनकी बन नहीं पाती और ये फेल हो जाता है। इसके बाद दोस्तों 1942 में आता है क्रिप्स मिशन। ठीक है, 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, 1945 में आता है बेवल प्लान। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें दोस्तों किसी कारण से फेल हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे जो कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग थी, ठीक है, इनके बीच में बन नहीं पा रही थी। ठीक है, इस कारण से ये तीनों प्लान फेल हो जाते हैं। ठीक है, इसी टाइम पे दोस्तों 1945 के टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है ख़त्म। ठीक है, और वहाँ पे होते हैं चुनाव। कहाँ? ब्रिटेन में होते हैं चुनाव। ठीक है, जब चुनाव होते हैं दोस्तों, ठीक है, तो वहाँ पे जो चर्चिल होते हैं, ठीक है, जो उस टाइम पे प्रधानमंत्री होते हैं ब्रिटेन के, वो चुनाव हार जाते हैं। ठीक है, वो जो कंजर्वेटिव पार्टी से होते हैं। ठीक है, और जो लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली होते हैं, ठीक है, वो चुनाव जीत जाते हैं। मतलब ब्रिटेन में तख्ता पलट हो जाता है। ठीक है, और जो दोस्तों क्लीमेंट एटली होते हैं उनका रुख भारत के प्रति नर्म होता है। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाए। ठीक है, और कैसे भी करके मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में एक समझौता करवाया जाए। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता करवाया जाए। ठीक है, इसी चीज़ के चलते दोस्तों वो भारत में एक मिशन भेजते हैं जिसे बोलते हैं कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन, एक मिशन भेजते हैं भारत में, कैबिनेट मिशन। ठीक है, 24 मार्च 1946 को। ठीक है दोस्तों, इसमें 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, टोटल एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। तो यहाँ तक कि दोस्तों हमने डिटेल में कल चर्चा कर ली थी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमने देखा था कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान सभा का गठन किया जाता है। ठीक है, संविधान सभा का गठन किया जाता है। ठीक है, संविधान सभा का जब गठन किया जाता है तो दोस्तों टोटल 389 सीट, 389 सीट
टोटल दी जाती हैं, ठीक है, कि संविधान सभा के अंतर्गत इतनी सीट होंगी। अब इस सीटों का बंटवारा कैसे होता है, तो मैंने आपको बताया था कि 10 लाख में एक सीट, मतलब जनसंख्या के अनुसार, जो उस टाइम भारत की जनसंख्या थी लगभग 40 करोड़ जनसंख्या थी उस टाइम भारत की, 40 करोड़, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग 10 लाख में एक प्रतिनिधित्व करेगी, एक सीट प्रतिनिधित्व करेंगे, ठीक है। तो 389 सीट फिक्स की जाती हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें से जो 296 सीटें दी जाती हैं प्रांतों, ठीक है, या फिर चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के लिए, ठीक है। और इसके अलावा 93 सीट दी जाती हैं दोस्तों, किसको, 93 सीट दी जाती हैं देसी रियासतों को, ठीक है, देसी रियासतों को, और ये दी जाती हैं प्रांतों को और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों को, ठीक है दोस्तों। इसमें से 292 होती हैं राज्यों के लिए और 4 होती हैं चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के लिए, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों सीटों का बंटवारा किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद होता है चुनाव, ठीक है, ये तो सीटों का कर दिया गया कि इतनी सीटें होंगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों चुनाव होते हैं, ठीक है। तो 296 सीटों पर होते हैं चुनाव, ठीक है। वो 93 थे जो देसी रियासत हैं, इसमें चुनाव नहीं होता है, ठीक है, इसमें चुनाव नहीं होगा, ठीक है, इसमें सीधे नियुक्त होके आएंगे, ठीक है। तो इसमें चुनाव होता है दोस्तों, तो इसमें से जब चुनाव होता है तो 208 सीटें मिलती हैं कांग्रेस को, ठीक है। इसके अलावा 73 मिलती हैं मुस्लिम लीग को और 15 जाती हैं अन्य के खाते में, ठीक है दोस्तों। तो ये रिजल्ट आता है चुनाव का, ठीक है दोस्तों, ये कुछ रिजल्ट आता है, ठीक है। तो दोस्तों चूंकि मुस्लिम लीग की कम सीट आती हैं, ठीक है, तो वो संविधान सभा का बहिष्कार करती है। इसके अलावा अलग संविधान पाकिस्तान की मांग करती है, ठीक है। इसके वो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाती है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने यहाँ तक लास्ट लेक्चर में चर्चा कर ली थी, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों कुछ चीज़ें छूट गई थी, ठीक है, दो पॉइंट छूट गए थे कल, तो मैं अभी बता देता हूँ। जो ये दोस्तों चुनाव हुए थे, ठीक है, ये चुनाव हुए थे अप्रत्यक्ष, ठीक है, अप्रत्यक्ष मतलब दोस्तों जो उस टाइम राज्यों या प्रांतों में विधानमंडल होते थे, ठीक है, उनके द्वारा ये चुनाव हुए थे, मतलब अप्रत्यक्ष हुए थे। इसके अलावा दोस्तों इसमें जो टोटल महिलाएं चुन के आई थी वो थी 15 महिलाएं, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। फिर इसके अलावा दोस्तों आज हम बात करेंगे इसकी जो आगे की कार्यवाही थी, ठीक है दोस्तों। तो चुनाव हो जाते हैं, इसके बाद संविधान सभा के आगे की कार्यवाही। तो दोस्तों इसकी प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। प्रथम बैठक होती है संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को, और इसके अध्यक्ष चुने जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, पहले अध्यक्ष। तो दोस्तों ये अध्यक्ष चुने जाते हैं, सबसे पहली बात तो बता दूं कि ये जो सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं, ठीक है, बैठक में सबसे बुजुर्ग या फिर वरिष्ठ, ठीक है, वरिष्ठ नेता होते हैं, ठीक है, इसी कारण इनको अध्यक्ष चुना जाता है। और ये जो इनको अध्यक्ष चुने जाने की बात है ये ली जाती है फ्रांस से, ठीक है, फ्रांस। चूँकि देखिए दोस्तों फ्रांस में एक सिस्टम चलता है, ठीक है, कि जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता था, ठीक है, उसे अध्यक्ष चुन लिया जाता था। तो वहीं से ये प्रथा उन्होंने ली, ठीक है, उस टाइम पहली बैठक में, और सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया, ठीक है दोस्तों। और ये दोस्तों बैठक हुई कहाँ थी, तो नई दिल्ली के कौंसिल चैम्बर में एक पुस्तकालय भवन है, वहाँ पर यह बैठक हुई थी, ठीक है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, उसके अलावा ये अध्यक्ष भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और ये जगह भी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों इसमें जो प्रथम बैठक हुई थी, ठीक है, इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था, तो 208 सदस्यों ने। देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था कि टोटल जो संविधान सभा में कितनी सीटें दी गई थी, 389, ठीक है। अब आए कितने, 208 सदस्य। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मुस्लिम लीग ने, ठीक है, इसका बहिष्कार किया था, संविधान सभा का बहिष्कार किया था, ठीक है, मुस्लिम लीग ने। इसके अलावा स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है, जो देसी रियासतें थी, इन्होंने भी बहिष्कार नहीं किया था, लेकिन ये आए नहीं थे, ठीक है, जब बैठक में स्टार्टिंग में आए नहीं थे, ये आगे चलकर आए थे, इसलिए इतने कम सदस्य थे इसमें, ठीक है, प्रथम बैठक में। तो दोस्तों इसके बाद दूसरा पॉइंट है, प्रथम बैठक हो जाती है संपन्न, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है, दूसरी बैठक होती है, ठीक है, दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। तो दूसरी बैठक जब होती है तो इसकी अध्यक्षता करते हैं राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, इन्हें परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया जाता है, या फिर बोले स्थायी अध्यक्ष, ठीक है। इसके बाद तृतीय बैठक होती है दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है।
13 दिसंबर 1946 को तृतीय बैठक होती है, ठीक है दोस्तों। और इस बैठक में दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है, एक उद्देश्य प्रस्ताव को रखा जाता है, ठीक है, रखा जाता है। संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है। अब ये उद्देश्य प्रस्ताव होता क्या है दोस्तों, देखिए, अब ये उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत इनका कहना होता है कि हमारा जो संविधान होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, इसकी व्यवस्था कैसी होगी, ठीक है। तो ये तमाम बातें इस उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत होती हैं। और जो दोस्तों वर्तमान में हमारी प्रस्तावना है यहीं से ली गई है, ठीक है, इसी उद्देश्य प्रस्ताव से ली गई है। परंतु दोस्तों उस टाइम देखिए मुस्लिम लीग संविधान सभा का बहिष्कार कर चुकी थी, ठीक है। तो मुस्लिम लीग के ना होने के कारण इसे स्वीकार नहीं किया जाता है, इस उद्देश्य प्रस्ताव को उस टाइम पे, ठीक है, उस टाइम स्वीकार नहीं किया जाता है, परंतु बाद में स्वीकार कर लिया जाता है, ठीक है। और ये पारित हो जाता है 22 जनवरी 1947 को, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है, ठीक है। उस टाइम इसे स्वीकार नहीं किया जाता है, बाद में स्वीकार करके इसे 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियों का गठन किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए चूँकि भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करना था, ठीक है, तो उसके लिए अनेक समितियों का निर्माण किया जाता है, जैसे संघ शक्ति समिति, ठीक है, वार्ता समिति, प्रांतीय समिति, अनेक प्रकार की समिति थी, ठीक है, प्रारूप समिति, बहुत सारी समितियों का गठन किया जाता है। इसके अलावा BN राव के द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों VN राव, इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। VN राव के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। VN वेनेगल नरसिंह राव इनका पूरा नाम होता है, ठीक है, VN राव। तो दोस्तों VN राव होते हैं, ठीक है, ये जो संविधान के बहुत जानकार होते हैं, संविधान के जानकार होते हैं, ठीक है। और उस टाइम पे संवैधानिक सलाहकार भी होते हैं, संवैधानिक सलाहकार, ठीक है। तो VN राव दोस्तों उस टाइम पे हमारे भारत के संवैधानिक सलाहकार होते हैं, ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि ये संविधान सभा के सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है, संविधान सभा के सदस्य नहीं होते हैं, ये संवैधानिक सलाहकार होते हैं, ठीक है, और संविधान के जानकार होते हैं। इसी कारण दोस्तों ये VN राव, ठीक है, एक प्रारूप तैयार किया जाता है उनके द्वारा, ठीक है, एक प्रारूप तैयार किया जाता है, प्रारूप तैयार किया जाता है। क्या, किसका प्रारूप? संविधान का एक प्रारूप तैयार किया जाता है। पहले दोस्तों हम पहले VN राव के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं, ठीक है। VN राव तो देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात तो इनके बारे में ये है कि ये जो संविधान सभा होती है, ठीक है, संविधान सभा होती है, ठीक है, इसके सदस्य नहीं होते हैं ये, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि ये संवैधानिक सलाहकार होते हैं, संवैधानिक सलाहकार होते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद दोस्तों तीसरा पॉइंट है, ठीक है, ये ICS अधिकारी होते हैं, ठीक है, ICS अधिकारी होते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर के उस टाइम पे 45-46 के टाइम पे 1945-46 पे जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री भी होते हैं, ठीक है दोस्तों। उस टाइम प्रधानमंत्री होते थे राज्यों में, ठीक है, तो प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने वर्मा का संविधान भी बनाया था, संविधान बनाया या फिर इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा एक और पॉइंट है दोस्तों, ठीक है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या फिर इंटरनेशनल कोर्ट है, ठीक है, UN का, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की ओर से पहले जज भी रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट जज, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हैग, नीदरलैंड में, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इनका भारतीय संविधान के निर्माण में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है VN राव का, ठीक है। तो ये जितने भी पॉइंट मैंने बताए, ठीक है, पहली बात तो ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, दूसरी बात ये संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है, ICS अधिकारी थे। इसके अलावा ये जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री भी थे 45-46 के टाइम पे। बर्मा का जब संविधान बना था तो इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय फिर इंटरनेशनल कोर्ट, ठीक है, जिसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है? हैग, नीदरलैंड में, ठीक है, उसके भारत की ओर से पहले जज भी रह चुके थे, ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों VN राव द्वारा एक प्रारूप किया जाता है संविधान के लिए, ठीक है, जिस पर विचार विमर्श करने के लिए एक समिति का गठन किया जाता है जिसका नाम होता है प्रारूप समिति या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। प्रारूप समिति दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसका गठन किया जाता है 29 जुलाई 1947 को, ठीक है, जिसमें दोस्तों 7 सदस्य होते हैं, ठीक है। इसे पांडुलेखन समिति के नाम से भी जाना जाता है। देखिए दोस्तों आजकल एग्जाम का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, तो कहीं से भी खोद के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इस कारण से ये देखिए पांडुलेखन समिति आपको बहुत कम जगह मिलेगा, तो इसे पांडुलेखन समिति के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो 29 जुलाई 1947 को इसका गठन किया जाता है जिसमें 7 सदस्य होते हैं और इसके अध्यक्ष होते हैं कौन? भीमराव अंबेडकर, ठीक है, भीमराव अंबेडकर, जिनका हमारे भारतीय संविधान के निर्माण में बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है, या फिर उनको जनक भी कहा जाता है एक प्रकार से देखा जाए तो संविधान का। तो दोस्तों 7 सदस्य, अब देखिए ये जो दोस्तों 7 सदस्य वगैरह हैं इनके में जो नोट्स हैं, ठीक है, अपने चैनल पे मतलब मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे मैं इसकी पेजेस की फ़ोटो कॉपी डाल दूंगा या फ़ोटो क्लिक करके उसको डाल दूंगा, ठीक है। तो ये 7 सदस्यों का नाम डाल दूंगा। इसके बाद दोस्तों हम देखना, देखिए प्रारूप समिति का गठन हो गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों टोटल 11 अधिवेशन होने के पश्चात, ठीक है, तो टोटल 11 बैठकें होती हैं संविधान सभा की, ठीक है, और 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, ठीक है, इतना समय लगता है हमारे संविधान को निर्माण होने में, ठीक है। तो 11 अधिवेशन होते हैं, इसके अलावा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगता है, और 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, संविधान सभा के द्वारा हमारे भारतीय संविधान को पारित कर दिया जाता है, ठीक है। संविधान सभा द्वारा हमारे संविधान को पारित कर दिया जाता है। परंतु देखिए दोस्तों 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, जो हमारा संविधान पारित किया गया, ठीक है, संविधान सभा के द्वारा जब हमारा संविधान पारित किया गया तो ये आंशिक रूप से पारित किया गया था, ये बात आपको याद रखने वाली है, आंशिक रूप से पारित किया गया था, ठीक है। देखिए बन तो चुका था पूरा हमारा संविधान, कंप्लीट हो चुका था, ठीक है, कंप्लीट हो चुका था, ठीक है, कंप्लीट हो चुका था 26 नवंबर 1970 क्योंकि पारित हो गया था, लेकिन इसे पारित नहीं मतलब लागू नहीं किया गया था। अब लागू क्यों नहीं हुआ? देखिए दोस्तों 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, ठीक है, 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, ठीक है, जिसके अंतर्गत पूर्ण स्वराज की बात की गई थी, ठीक है, और तभी से 26 जनवरी के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात की जाने लगी थी, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात, और तब से दोस्तों हर साल ये परंपरा स्टार्ट हो गई थी कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे, ठीक है, और 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और झंडे को भी फहराया गया था, ठीक है दोस्तों। तो ये बात थी 1929 के लाहौर अधिवेशन की। तो तब से दोस्तों चूँकि 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, ठीक है, तो ये जो डेट है 26 जनवरी, ठीक है, इसका अपना एक बहुत महत्व था, ठीक है। तो जो संविधान सभा के लोग थे वो ये सोच रहे थे कि इस जो ये डेट है, ठीक है, इसका महत्व कम ना हो जाए, ठीक है, इसलिए दोस्तों ये 26 नवंबर के बाद 26 जनवरी को ये हमारे संविधान को लागू किया, ठीक है, और 26 नवंबर को पूर्णतः लागू नहीं किया गया। तो इसका रीज़न ये है कि 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। तो ये कहानी आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा इसे पारित किया गया 26 नवंबर 1949 को, आंशिक रूप से पारित किया गया था या अंगीकृत किया गया था, ठीक है। तो जब दोस्तों हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया तो इसमें कुल 22 भाग थे, ठीक है, इसके अलावा 395 आर्टिकल थे और 8 अनुसूचियाँ थीं, ठीक है, इस टाइम कुछ ऐसी व्यवस्था थी। इसके अलावा दोस्तों हमारी भारतीय संविधान की जो अंतिम बैठक हुई थी, ठीक है, उसमें उसकी डेट थी 24 जनवरी 1950, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई, ठीक है, और इसी टाइम पर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुन लिया गया, ठीक है। अब कुछ बातें ध्यान रखने वाली हैं दोस्तों, देखिए चूँकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो चुका था, ठीक है, तो ये तब से लेकर 26 जनवरी 1950, ठीक है, तब तक कैसा सिस्टम चल रहा था? तो देखिए दोस्तों तब तक जो भारत शासन अधिनियम 1935 का आया था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे भारत की पूरी जो व्यवस्था चल रही थी 1945 के भारत शासन अधिनियम के अकॉर्डिंग चल रही थी, ठीक है। ये बात कही गई थी 1947 में जो वो अधिनियम आया था,
ठीक है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया था, उसमें ये बात कही थी। इसके अलावा दोस्तों देखिए, इसके अलावा दोस्तों कुछ बातें कही गई थी, जैसे देखिए संविधान सभा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही गई थी, जैसे जो चर्चिल थे, ठीक है, भारत के ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, ठीक है, उन्होंने चर्चिल ने कहा था संविधान सभा के बारे में कि संविधान सभा एक जाति की संस्था है, ठीक है, एक जाति की संस्था, एक जाति की संस्था, ठीक है, ये चर्चिल द्वारा कहा गया है, ठीक है, संविधान सभा के लिए। तो ये सेंटेंस भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, कि चर्चिल द्वारा संविधान सभा के बारे में कहा गया कि यह एक जाति की संस्था है। इसके अलावा चर्चिल ने एक और बात कही थी, ठीक है, चूँकि देखिए जो मुस्लिम लीग थी इसने स्टार्टिंग में मतलब संविधान सभा का बहिष्कार किया था, तो इसीलिए उन्होंने कहा था, ठीक है, कि यह एक ऐसा विवाह है जिसमें दुल्हन ही नहीं है, ठीक है, एक ऐसा विवाह है जिसमें दुल्हन ही नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये बात चर्चिल द्वारा कही गई है, ठीक है। पहली बात तो यह कि यह एक जाति की संस्था है, ठीक है, चूँकि इसमें देखिए मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था, इसी कारण इन्होंने ये चीज़ें कही, ठीक है, एक जाति की संस्था है और यह एक ऐसा विवाह है जिसमें दुल्हन ही नहीं है। इसके अलावा एक और सेंटेंस कहा गया था दोस्तों, जो जब हमने पढ़ा था 1919 का अधिनियम, ठीक है, तो उसकी जांच के लिए एक साइमन कमीशन का गठन किया गया था, तो उसी के जो अध्यक्ष थे जॉन साइमन, ठीक है, उन्होंने कहा था कि संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था कहा गया था, ठीक है, कि जो संविधान सभा है वह हिंदुओं की संस्था है, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ सेंटेंस कहे गए हैं, ये जॉन साइमन ने कहा था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। एक बार हम इसका रिवीजन कर लेंगे, जो संविधान सभा की कार्यवाही है ना। तो दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की दोस्तों पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, जिसके अध्यक्ष होते हैं सच्चिदानंद सदा, चूँकि ये वरिष्ठ सदस्य होते हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें अध्यक्ष चुन लिया जाता है। इसके बाद इसकी जो बैठक होती है नई दिल्ली के कौंसिल चैम्बर में, पुस्तकालय भवन में होती है। पहली बैठक में दोस्तों 208 सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है, और इसमें जो भाग लिया था देखिए 15 महिलाएं चुनकर आई थी, जिसमें से 9 महिलाएं पहली बैठक में शामिल थी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दूसरी बैठक होती है दोस्तों 11 दिसंबर 1946 में, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को एक स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, रखा जाता है, जिसे स्टार्टिंग में स्वीकार नहीं किया जाता, चूँकि मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों इसे 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया जाता है, ठीक है। पारित करने के बाद चूँकि देखिए भारत के लिए एक संविधान बनाना था, ठीक है, तो संविधान के लिए अनेक समितियों का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा जो संवैधानिक सलाहकार VN राव थे, ठीक है, उनके द्वारा एक प्रारूप तैयार किया जाता है और प्रारूप पर विचार विमर्श के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया जाता है, जिसमें 7 सदस्य होते हैं, ठीक है, और इसके अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोस्तों, ठीक है। और जो इसका प्रारूप समिति का गठन किया गया था वो किया गया था 29 जुलाई 1947 को। इसके अलावा दोस्तों 11 अधिवेशन, ठीक है, और लगभग 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के पश्चात और लगभग 114 दिन बहस चलने के बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पारित हो जाता है या फिर अंगीकृत कर लिया जाता है, ठीक है, और उसे आंशिक रूप से पारित भी कर दिया जाता है, ठीक है, आंशिक रूप से लागू कर किया जाता है, पूर्ण रूप से नहीं किया जाता है, ठीक है। इसमें दोस्तों 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ, ठीक है, 22 पार्ट, 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल होते हैं। इसके बाद दोस्तों इसकी अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को। इसी टाइम पर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुन लिया जाता है, ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू कर दिया जाता है। इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों यह हमारा संविधान सभा का जो टॉपिक था, ठीक है, आज हमने 2 लेक्चर में से ख़त्म कर दिया है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रस्तावना, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो उसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।